इस बंदे का नाम है मिन जिंग यांग, जो एक चाइनीज इंटेलिजेंस ऑफिसर है। और जब ये चाइना से अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आता है तो उसके कुछ ही समय बाद ये बंदा पता है क्या करता है। ये स्थापित करता है अमेरिकन हिस्ट्री की लार्जेस्ट कार थेफ्ट गैंग को। इसने अमेरिका के इतिहास की आज तक की सबसे बड़ी कार चोर गैंग को बनाया। और मिन जिंग यांग की यह गैंग केवल और केवल सुपर लग्जरियस कारों को चुराने में स्पेशलाइज्ड थी। यंग और उसकी गैंग के द्वारा हजारों लग्जरी कारों की चोरियां की गई, वो भी पुलिस की पकड़ में आए बिना, पुलिस की ट्रेस में आए बिना। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई कार चोरी हो जाती है और अगर पुलिस को पूरी कार नहीं मिलती तो उसका कोई टुकड़ा, कोई पीस, कोई एविडेंस कुछ ना कुछ जरूर मिल ही जाता है। लेकिन यंग के द्वारा चोरी की गई कारों में पुलिस को एक भी कार का पता न चल सका। गाड़ी का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। चोरी की गई गाड़ियों की थोड़ी भी इंफॉर्मेशन पुलिस को ना मिल सकी। आखिर कैसे? एक नहीं, दो नहीं, हजारों लग्जरी कारों के चोरी होने के बाद भी पुलिस के हाथ कोई एविडेंस क्यों नहीं लगा? क्या यंग और उसकी गैंग इन कारों को तबाह कर देती थी, उसके सारे सबूत मिटा देती थी? अगर ऐसा नहीं करती थी तो कहाँ गई ये सारी कारें? और क्यों यंग चाइना से अमेरिका में ही आता है? किसी और देश में भी तो जा सकता था जो थोड़ा ज्यादा सेफ हो। और क्यों एक चाइनीज इंटेलिजेंस ऑफिसर न्यूयॉर्क से इन लग्जरी कारों की चोरियां करता है? आपके दिमाग में भी ये सभी सवाल आ रहे होंगे। अगर इन सवालों के जवाब जानना हो और साथ में ये भी जानना हो कि कैसे एक बंदा मिन जिंग यांग अमेरिका की पूरी पुलिस को चकमा देकर अमेरिकन हिस्ट्री की सबसे बड़ी कार की चोरियों को अंजाम देता है, तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ और सॉल्व करते हैं इस मिस्ट्री को। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, न्यूयॉर्क सिटी दुनिया की सबसे बड़ी और मोस्ट लग्जरियस सिटी में से एक है। और यहाँ पर दुनिया के सबसे ज्यादा वेल्दी लोग रहते हैं जो नॉर्मली मोस्ट लग्जरी और महंगी कार्स का कलेक्शन रखते हैं। अकेली न्यूयॉर्क सिटी ही ऐसी है जहाँ पर अमेरिका की हाई एंड अल्ट्रा लग्जरी कारों का लार्जेस्ट कलेक्शन है। और इसी वजह से 1999 में न्यूयॉर्क को कार चोरियों के मामले में एक मैसिव वेव, एक लहर का सामना करना पड़ा। मानो कार चोरियों की जैसे बाढ़ सी आ गई। इमेजिन करके देखिए, सिर्फ न्यूयॉर्क से ही लगभग 48 अल्ट्रा लग्जरी हाई एंड कार सिर्फ एक महीने में ही चुरा ली जाती है। और ये कार्स अपनी जगह से गायब होने लगी सिर्फ कुछ ही मैटर ऑफ सेकंड्स में। इन सभी कारों की चोरियां इतनी तेज और इतने शांत तरीके से की जाती है कि हम कह सकते हैं कि पलक झपकने से पहले ही कार गायब। इससे पता चलता है कि चोर कितने हाईली ट्रेंड और शातिर होंगे। वे बड़ी ही आसानी से कार का दरवाजा ओपन करते और उसे स्टार्ट करके वहां से ले जाते। यह सब चोरों के लिए बस चुटकियों का खेल था। ये और कोई नहीं बल्कि यंग के गैंग के ही चोर थे। और ये इतनी आसानी से ये चोरियां कैसे कर पाते थे, ये आपको आगे पता लग जाएगा। सबसे पहली बात तो इस गैंग की यह थी कि इनका गाड़ियों को चोरी करने का कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं होता था, बल्कि ये चोरी करने के लिए जनरली बड़े बड़े मॉल्स की पार्किंग, बड़े ऑफिस की पार्किंग, होटल्स की पार्किंग और पब्लिक पार्किंग का इस्तेमाल किया करते थे। और हर ऐसी जगह जहां पर पहले से ही ऐसी कई सारी कारें एक साथ हो, वहां से चोरी किया करते थे। और कुछ ही समय में जब एक साथ इतनी सारी लग्जरी कारों की चोरियां हो गई तो न्यूयॉर्क पुलिस के ऊपर काफी दबाव आ जाता है, क्योंकि ये सभी कारें शहर के हाई प्रोफाइल लोगों की थी। पुलिस ने इस पर तुरंत एक्शन लेना शुरू कर दिया और अपना सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तो इन सभी कारों की चोरियों में एक अलग बात सामने आई कि जितनी भी गाड़ियां अब तक चोरी की गई उनमें से कोई भी गाड़ी कहीं पर कभी भी नजर नहीं आई। क्योंकि अधिकतर गाड़ियों की चोरियों में ये देखा गया है कि गाड़ी चोरी करने के बाद चोर उसे डिसॉल्व करके उसके सभी महंगे और इंपॉर्टेंट पार्ट्स को निकाल लेते हैं और बाकी बची हुई गाड़ी को या तो नष्ट कर देते हैं या फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं। पर इन सभी गाड़ियों में ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी कार कभी भी कहीं पर देखी नहीं गई और ना ही उसका कोई टुकड़ा, कोई पार्ट्स पुलिस किसी भी कार को ट्रेस नहीं कर पाए। तो आखिर कहाँ पर गई ये सारी कारें? और यंग की यह गैंग चोरी करने के बाद गाड़ियों के साथ ऐसा क्या कर रही थी कि उसका एक भी सबूत पुलिस को ना मिले? ऐसा पहली बार हुआ कि इन सभी चोरियों ने न्यूयॉर्क पुलिस को भी कंफ्यूजन में डाल दिया। पुलिस को गाड़ियों का कोई सबूत नहीं मिला तो पुलिस ने यह माना कि सारी चोरी की हुई गाड़ियों को शायद ब्रुकलिन पोर्ट के द्वारा कहीं और एक्सपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि उस समय अमेरिका में ज्यादातर संदिग्ध एक्टिविटीज ब्रुकलिन पोर्ट के माध्यम से ही होती थी। और अगर बड़ी संख्या में कारों को एक्सपोर्ट करना हो तो ब्रुकलिन पोर्ट ही सबसे सुटेबल पोर्ट होगा। तो इसी का ध्यान रखते हुए न्यूयॉर्क पुलिस की एक टीम, स्पेशली थेफ्ट इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की एक टीम तुरंत ब्रुकलिन पोर्ट पर पहुंचती है और अपना इन्वेस्टिगेशन करती है। और ये देखकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वहां पर कार चोरी तथा कार एक्सपोर्टिंग से संबंधित कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटीज नहीं हो रही थी। और इस मोमेंट पर पुलिस ने यह माना कि वह किसी छोटे मोटे चोरों से नहीं बल्कि किसी लार्ज एंटाइटी, बड़े संगठन, बड़े ऑर्गेनाइजेशन से डील कर रही है जो किसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वर्ग से जुड़ा हुआ है। लेकिन इन सब ऑपरेशंस, इन सब चोरियों के पीछे ना कोई संगठन था, ना कोई गिरोह था, बल्कि एक मास्टरमाइंड आदमी जिम्मेवार था। और ये कोई अमेरिकन आदमी नहीं बल्कि मिन जिंग यांग, एक चाइनीज मैन था। और सबसे बड़ी सरप्राइज करने वाली बात यह थी कि ये चाइनीज आर्मी का एक फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर था। इसने न्यूयॉर्क से हजारों अल्ट्रा लग्जरी कारों की चोरियां बड़ी सफाई से की, जिससे लगभग $40 मिलियन बनाए, जो आज के समय के $75 मिलियन के बराबर होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल हमारे लिए और पुलिस के लिए भी यह है कि आखिर कौन है यह मिन जिंग यांग, उसका पास्ट कैसा था, उसका बैकग्राउंड क्या है और उसने यह सब किया कैसे? क्योंकि न्यूयॉर्क जैसे हाईटेक शहर में जहाँ की पुलिस दुनिया की एडवांस्ड पुलिस फोर्स है, उसको भी कई सालों तक कंफ्यूजन में डालकर हजारों कारों की चोरियां की
वो भी बिना पुलिस की ट्रेस में आए। तो आइए जानते हैं कौन है ये मिन जिंग यांग। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, मिन जिंग यांग चाइनीज आर्मी में एक इंटेलिजेंस ऑफिसर था, लेकिन 1990 में उसे आर्मी से डिस्चार्ज कर दिया गया था। आर्मी से डिस्चार्ज होने के कुछ साल बाद मिन जिंग यांग संगाई शहर आ गया, जो कि चाइना की सबसे वेल्थी सिटी में से एक है। संगाई सिटी आने के बाद उसने ये नोटिस किया कि यहाँ पर लग्जरी और स्पोर्ट्स कार की काफी डिमांड है, लेकिन इस तरह की कारों के लिए संगाई में कोई सेल अवेलेबल नहीं है जहाँ से लोग इन्हें खरीद सके। ये 1990 की बात हो रही है। तो मिन जिंग यांग को यह एक अपॉर्चुनिटी लगी और उसने सोचा कि कोई और इसे करे, इससे पहले वो करके इसका फायदा उठा सकता है। इसके बाद उसने इस पर काफी सोच विचार किया और पूरी प्लानिंग बनाई कि कैसे किया जा सकता है। फाइनली जब वो अपना पूरा प्लान बना लेता तो उसने अपना सबसे पहला स्टेप लिया। वह संगाई शहर के कुछ गैंग का पता लगाता है और उस गैंग के लीडर से जाकर कांटेक्ट करता है। गैंग के लीडर से मिलने के बाद यंग ने उसके सामने एक बिजनेस डील रखी। वह बाहर की कंट्री से लग्जरी कारों को चोरी करके यहाँ पर एक्सपोर्ट करेगा और ये गैंग लीडर अपने नेटवर्क के जरिए यहाँ पर इन कारों को सेल करेगा। लेकिन यंग की यह बात सुनकर गैंग लीडर थोड़ा घबरा जाते हैं, क्योंकि यह मामला इंटरनेशनल सिक्योरिटी से संबंधित था, जो कि बहुत ज्यादा टाइट होती है। उसने कहा हम जल्द ही पकड़े जाएंगे अगर ऐसा किया तो, और ऐसे मामलों में उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन यंग ने उन्हें मनाते हुए, उन्हें कन्विंस करते हुए बताया कि उसने आर्मी में एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के तौर पर काम किया है और उसे एक्सपीरियंस है कि स्मगलिंग कैसे होती है, उसके क्या रूल्स और रेगुलेशंस है, और वह अच्छे से जानता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और सिस्टम से कैसे लड़ा जा सकता है। सिक्योरिटी का सारा मैकेनिज्म यंग को पता था और आखिर वह गैंग लीडर यंग के साथ काम करने के लिए तैयार हो गया। गैंग लीडर को यंग का यह आइडिया भी पसंद आया, क्योंकि वह जानता था कि चाइना में ऐसे कारों की कीमत बहुत अधिक है और इनकी डिमांड भी काफी ज्यादा है। गैंग लीडर ने सोचा कि वह लगभग $100,000 की कीमत की कार को बाहर की कंट्री से खरीद कर चाइना में $200,000 में बेच सकता है, वो भी अपने नेटवर्क के जरिए। तो यह एक प्रॉफिटेबल बिजनेस लगा। तो गैंग लीडर यंग से प्रत्येक डील पर 40-60 के प्रॉफिट पर एग्री हो गया। इसके बाद गैंग के लीडर ने यंग के कहने पर उसे एडवांस $500,000 दे दिए, ताकि यंग उन पैसों से अपनी टीम का सेटअप कर सके और अपने ऑपरेशंस का इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कर सके। यंग ये पहले से ही जानता था कि न्यूयॉर्क उसका बेस्ट टारगेट है, क्योंकि जिस तरह की कारें वह चुराना चाहता था वैसी सबसे ज्यादा न्यूयॉर्क में ही मिल सकती है, क्योंकि वहां दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर लोग रहते हैं। इसके बाद यंग अपने पार्टनर यानी गैंग के लीडर से मिले $500,000 को लेकर अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर यंग को अपने मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक्सपीरियंस का फायदा मिला। उसने अमेरिका में एंटर होने के लिए एक फेक आइडेंटिटी बना ली और इस फेक आइडेंटिटी में उसने अपना नया नाम केनी रखा और अपने आप को एक स्ट्रगलिंग इमिग्रेंट के रूप में दिखाया। न्यूयॉर्क में एंटर हो जाने के बाद यंग का सबसे पहला गोल यह था कि वह अच्छे से अमेरिकी सोसाइटी में घुल मिल जाए, वहाँ के लोगों के साथ अच्छे से इंटीग्रेट हो जाए। वह चाहता था कि लोग उसे एक साधारण आदमी समझें। वहाँ के लोगों को वह अमीर व्यक्ति नहीं दिखना चाहता था। इसके लिए उसने चलाने के लिए एक पुरानी निसान अल्टिमा गाड़ी का इस्तेमाल किया। और हाँ, एक और बात, यंग जब अमेरिका आया तो अपने साथ असिस्टेंट के तौर पर एक आदमी को लाता है जिसका नाम पो चाउ था। एक तरीके से पो चाउ यंग का राइट हैंड था। अब यंग और चाउ का अमेरिका आने के बाद सबसे पहला और इम्पोर्टेंट टास्क था अपने लिए एक सेफ और सिक्योर वेयर हाउस ढूंढना, जहाँ पर चोरी की हुई सारी कारों को रखा जा सके और उस वेयर हाउस से सभी कारों को चाइना में एक्सपोर्ट किया जा सके। लेकिन यंग ने पहले यह डिसाइड किया कि यह वेयर हाउस ऐसा हो जो कुछ सर्टेन कंडीशंस को पूरा कर सके। जैसे पहला, यह किसी भी पुलिस स्टेशन से काफी दूर होना चाहिए। यह वेयर हाउस एक क्वाइट और शांत एरिया में होना चाहिए जहाँ पर बहुत कम क्राइम्स होते हो, यानी एक ऐसा एरिया जहाँ पुलिस ना के बराबर आती हो, जहाँ कोई सस्पिशियस एक्टिविटी ना होती हो। एक इस तरह का एरिया जो पुलिस के शक में ना आता हो। लेकिन इस तरह का अनसस्पिशियस एरिया न्यूयॉर्क में ढूंढ पाना काफी मुश्किल था, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी खुद हाई क्राइम रेट वाली सिटी के नाम से जानी जाती थी। लेकिन कुछ हफ्तों की रिसर्च और मेहनत के बाद यंग और चाउ का अपनी कंडीशंस के अनुसार का वेयर हाउस मिल गया और उसे किराए पर ले लिया। इस वेयर हाउस को रेंट पर लेने के बाद उन्होंने एक अनोनिमस यानी एक गुमनाम एक फेक कंपनी बना ली। इस फेक कंपनी को बनाने का कारण यह था कि अगर कभी वेयर हाउस पर कोई इन्वेस्टिगेशन होता हो पुलिस के द्वारा, तो इस फर्जी कंपनी के द्वारा यंग अपने को प्रोटेक्ट कर सके और इस काम से खुद को अलग कर सके अगर ऐसी कोई वर्स्ट सिचुएशन आती है तो पहला टास्क पूरा करने के बाद, यानी अपनी कंडीशंस के अनुसार का वेयर हाउस रेंट पर लेने के बाद, अब यंग को अपने ऑपरेशंस को पूरा करने के लिए एक टीम की, एक क्रू की जरूरत थी जो इस काम में उसका साथ दे सके, जो भरोसेमंद हो। इसलिए यंग ने अपने क्रू में ट्रस्टेड चाइनीज लोगों को भर्ती करना शुरू किया, क्योंकि यंग अपने जैसे चाइनीज लोगों के साथ ही काम करना चाहता था, क्योंकि उन पर ही सबसे ज्यादा भरोसा किया जा सकता था और वे ही यंग के लिए अपनी लॉयल्टी दिखा सकते हैं। यंग को चाइनीज लोगों की लॉयल्टी पर पूरा भरोसा था
और धीरे धीरे यंग अपनी पूरी टीम तैयार कर लेता है जिसके साथ मिलकर वह काम कर सकता है। टीम बनाने के बाद यंग वेयर हाउस में कुछ इस तरह से बदलाव करता है ताकि यह वेयर हाउस एक फूड स्टोरेज की तरह दिखाई दे। इसके लिए यंग और उसकी टीम ने वेयर हाउस के अंदर और बाहर फूड के बॉक्सेस रखना शुरू कर दिए, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि अगर अचानक से किसी की नजर वेयर हाउस की तरफ पड़े तो ये पूरी तरह से एक फूड स्टोरेज हाउस लगना चाहिए। इन सभी फूड के बॉक्सों में अधिकतर ड्राई और पैक्ड फूड था जो जल्दी से खराब नहीं होता था और लंबे समय तक रखा जा सकता था, और इस तरह से वेयर हाउस को पूरी तरह से फूड स्टोरेज में बदल लिया गया। उसके बाद वेयर हाउस के चारों तरफ की हर गली की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए उन्होंने वेयर हाउस के हर कॉर्नर पर सर्विलांस कैमरे लगा दिए। इतना सब करने के बाद यंग का पहला टास्क कंप्लीट हो चुका था, यानी वेयर हाउस को रेंट पर लेने के बाद उसके चारों तरफ फूड के बॉक्सेस रखकर उसे फूड स्टोरेज बना लिया गया और हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए वेयर हाउस के चारों ओर सर्विलांस कैमरे लगा दिए गए। और अब यंग और उसकी टीम दुनिया की सबसे महंगी और लग्जरी कारों को चुराने के लिए तैयार थी। लेकिन इससे पहले एक समस्या यह थी कि यंग को गाड़ियों की चोरियों में कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं था और वह इसमें भी अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने यह सोचा कि क्यों ना ऐसे व्यक्ति का साथ लिया जाए जिसको इस फील्ड में पहले से एक्सपीरियंस हो, इससे उसका काम और इजी हो जाएगा। तो अब यंग ऐसे आदमी की तलाश में न्यूयॉर्क के कई कार गैराज और कार ऑक्शंस में जाने लगा जिसको कारों के बारे में अच्छी जानकारी हो और कार चोरी में उसका एक्सपीरियंस हो। यंग कई कार ऑक्शंस में गया और वहां पर काफी लोगों से मिला, और इसी बीच जिस तरह के आदमी की उसको तलाश थी वह व्यक्ति आखिर यंग को मिल गया। उसका नाम डीन था, और डीन नाम का यह बंदा कारों की चोरी करने में एक्सपर्ट था। इसने अपनी लाइफ में कई सारी सक्सेसफुल चोरियां की थी। यह आदमी यंग को जच गया। डीन से मिलने के बाद यंग ने कहा कि वह उसके साथ मिलकर एक पार्टनर की तरह काम करना चाहता है, चोरी का एक ऑपरेशन चलाना चाहता है। यंग ने डीन को पूरी बात समझाई कि वो किस तरह की गाड़ियां चुराना चाहता है और बदले में उसे अच्छा खासा प्रॉफिट देगा, और जितनी भी कारें डीन चोरी करेगा यंग वह सारी की सारी कारें ले लेगा, चाहे वो खुद गाड़ी चोरी करे या फिर किसी और चीज के लिए हायर करे। इस फील्ड में डीन को काफी एक्सपीरियंस था और उसका नेटवर्क भी काफी बड़ा था, और डीन ये भी जानता था कि उसके जैसे और भी कार चोर है बाहर, और वे सब यंग के अच्छे ऑफर के बाद उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आखिर डीन यंग के साथ काम करने के लिए राजी हो जाता है। दोनों के बीच डील हो गई तथा डीन का नेटवर्क बड़ा होने के कारण वह यह कार चोरी का काम दूसरे चोरों से करवाएगा। जिस तरह से यंग खुद को इस पूरे काम से अलग रखने के लिए, खुद को अननोन रखने के लिए यह काम डीन से करवाना चाहता है, उसी तरह डीन भी यह काम किसी और से कराना चाहता है। तो डीन को अपना एक पुराना फ्रेंड याद आता है जिसका नाम मारियो लोपेज है। वो भी इसी प्रोफेशन में था, जो डीन के लिए एक भरोसे का आदमी था और कारों की चोरी के मामले में डीन से भी एक कदम आगे था। डीन ने बिना समय गवाए उससे मुलाकात की और सारी बात समझाई। डीन ने मारियो को बताया कि उसने एक ऐसे आदमी के साथ डील की है जो उनके द्वारा चोरी की गई सारी की सारी गाड़ियों को तुरंत खरीद लेगा, और जो भी पुलिस और सिक्योरिटी के इश्यूज होंगे वो उन्हें खुद हैंडल कर लेगा। और किसी भी कार चोर के लिए ये एक अच्छा ऑफर था, क्योंकि ऐसे कामों में सबसे मुश्किल चीज होती है चोरी की हुई गाड़ियों को बेच पाना, ऐसे बायर को ढूंढ पाना जो चोरी की गाड़ियों को खरीद ले, क्योंकि यहाँ पर उनके पास चोरी करने से पहले ही खरीदने वाला था, और जब सिक्योरिटी का कोई इश्यू ना था तो ये ऑफर दोनों को अच्छा लगा। डीन तो इस डील से काफी खुश था, क्योंकि वह खुद ये चोरी नहीं करेगा बल्कि किसी और से करवाएगा, मारियो से करवाएगा, और बदले में उसको अच्छा प्रॉफिट भी देगा। लेकिन मारियो चोरों का भी चोर था, वह एक एक्सपर्ट चोर था और उसके पास ऑलरेडी कारों को उठाने वाली एक एक्टिव टीम मौजूद थी जो इसी काम में लगी रहती थी। मारियो ने यह काम उनको करने के लिए कहा, वह भी खुद नहीं करेगा, अपनी एक्टिव टीम से कराएगा। तो अगर आपने यहाँ नोटिस किया तो आप देखोगे कि इस पूरे प्रोसेस में सीरीज ऑफ पीपल एक पिरामिड की तरह काम कर रहे हैं। सबसे पहले टॉप पर यंग है जो डीन के साथ मिलकर उससे काम कराएगा, और डीन अपने फ्रेंड मारियो से ये काम करा रहा है। सबसे अंत में मारियो अपनी एक्टिव टीम से इस काम को अंजाम तक पहुंचाता है। मारियो का काम सिर्फ ये होगा कि जिस कार को चुराना है उस टारगेटेड कार के दरवाजे को ओपन करना, वो उसका सिक्योरिटी सिस्टम बंद करना, और उसके बाद अपनी टीम के चोरों के द्वारा उस कार को वहां से चलाकर एक सेफ जगह पर ले जाना, और फिर उस सेफ जगह से यंग की टीम जो वेयर हाउस में काम करती है उनके पास डीन के द्वारा उन कारों को वेयर हाउस में लेकर आना तथा वेयर हाउस से सभी कारों को चाइना में शिफ्ट करने के लिए तैयार करना। यह पूरा प्रोसेस होगा चोरी का। जैसा कि आपको पहले बताया कि वेयर हाउस का पूरा स्टाफ चाइनीज लोगों का था और जिन पर यंग को काफी भरोसा था। वेयर हाउस का सारा काम यही चाइनीज लोग करते थे। अब आपको यह पता चल गया होगा कि यंग कितना मास्टरमाइंड आदमी है, जिस तरह से उसने अपने आप को इन सभी चोरियों से सेफ और प्रोटेक्टेड रखा, क्योंकि खुद चोरी ना करके खुद को इस ऑर्गेनाइजेशन से सभी लोगों से अनजान रखा। अब लगभग पूरा सेटअप हो जाने के बाद यंग ने अपने सबसे नजदीकी असिस्टेंट यानी डीन को इस कारों की चोरियों के ऑपरेशन को चालू करने का ऑर्डर दे दिया, और साथ ही यंग ने डीन से एक स्पेशल सेट ऑफ कार्स यानी सबसे लग्जरी कारों को चुराने को कहा, और डीन ने यह ऑर्डर अपने फ्रेंड मारियो को दिया जिसके पास अपना एक्टिव चोरों का नेटवर्क था। यंग के बताए अनुसार मारियो के गैंग के लोग केवल कुछ स्पेसिफिक, कुछ टारगेटेड जगहों पर ही जाने लगे जहां पर अधिकतर समय अमीर लोग होते थे, जैसे शहर की ऑफिसों की पार्किंग, बड़े होटल्स की पार्किंग, मॉल्स की पार्किंग, और शहर के कुछ पॉश एरिया और महंगे गराज।
क्योंकि ऐसी जगह से अगर चोरी करेंगे जहां पर एक साथ सैकड़ों गाड़ियां पहले से ही खड़ी हो तो किसी को शक नहीं होगा। और अब सबसे जरूरी बात यह थी कि इस पूरी चोरी के प्रोसेस का परिणाम केवल मारियो की एबिलिटी और स्किल पर डिपेंड था। वह कैसे इस ऑपरेशन को करेगा। लेकिन मारियो, ये जो आदमी है, ये इस काम में इतना माहिर था कि इस तरह की गाड़ियों को कहीं से भी उठा सकता था, कि किसी भी तरह की गाड़ी को कहीं से भी उठा सकता था। उसका यह टैलेंट ही था। गाड़ियों को चोरी करने का उसका तरीका यूनिक था। मारियो जिस कार को चुराना चाहता था उसके लिए वह सबसे पहले उस कार के शीशों को तोड़ देता और खिड़की से कार के अंदर घुस जाता। क्योंकि मान लीजिए अगर वह कार के लॉक को तोड़ने की कोशिश करता तो कार का कंप्यूटर सिस्टम ऑटोमेटिक बंद हो जाता और फिर कार स्टार्ट नहीं होती। ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो मारियो हमेशा इस्तेमाल करता था, वह अपने लैपटॉप को कार के कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करके उसको रीप्रोग्राम व हैक कर लेता था, जिससे वह कार को किसी भी नॉर्मल चाबी से स्टार्ट करने की परमिशन को अलाउ कर लेता था। और इन सब को करने में उसको 1 मिनट से भी कम का समय लगता। एक बार जब वह कार के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लेता, उसके बाद वह अपनी गैंग के किसी एक मेंबर से कार को किसी ऐसे सुरक्षित स्थान पर ले जाने को कहता जहां पर पहले से ही कई सारी लग्जरी कारें खड़ी हो, क्योंकि इतनी सारी गाड़ियों के बीच इस चोरी की हुई गाड़ियों को किसी पर शक नहीं होगा और ना ही किसी का टेंशन जाएगा। और ऐसा करने की एक वजह यह भी थी कि इस तरह की महंगी और लग्जरी गाड़ियों में एक जीपीएस डिवाइस लगा होता है जो उसको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देता है, ताकि चोरी के बाद गाड़ी को पुलिस के द्वारा ट्रेस किया जा सके और चोरों को पकड़ा जा सके। इससे बचने के लिए ही कार को इस तरह की सेफ जगह पर लाया जाता है। कारों को सुरक्षित जगह पर लाने के बाद उसकी हर डिटेल को एक्सेस किया जाता है। उस गाड़ी का इलेक्ट्रॉनिक स्कैन करके गाड़ी में लगे जीपीएस डिवाइस को निकाल लिया जाता है और उसे फेंक दिया जाता है। एक बार आप ये मान लीजिए कि चोरी की गई कार का जीपीएस डिवाइस पहले से ही एक्टिवेट है और उसके ओनर को यह पता लग जाता है तो वह पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देता है। और ऐसे केस में चोरों के द्वारा कार को ऐसी पार्किंग में छोड़ा जाता है जहां पर पहले से ही कई सारी लग्जरी कारें खड़ी हो। इस चोरी की हुई कार को 2 दिन तक वहां छोड़ देते हैं और अगर यह कार 2 दिन बाद भी वहीं पर खड़ी मिलती तो इसका मतलब यह है कि पुलिस इस कार को ढूंढ नहीं रही, या फिर पुलिस को पता नहीं चला कि यह कार चोरी की गई है। यह एक तरीका था यह पता करने का कि पुलिस पीछा कर रही है या नहीं। यह सब यंग के ऑर्डर के अनुसार हो रहा था, जो कि एक बेहद चालाक आदमी है और उसका इंटेलिजेंस ऑफिसर का एक्सपीरियंस उसकी हेल्प कर रहा था। गाड़ी का अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक स्कैन और सिक्योरिटी चेक होने के बाद यंग डीन को यह ऑर्डर देता है कि वह चोर गैंग से कहे कि गाड़ी को पार्किंग से किसी और जगह लाकर खड़ी करे, किसी एक और सुरक्षित जगह पर। और यह जगह यंग और डीन के द्वारा पहले से तय की गई थी, जो वेयर हाउस से कुछ ही दूरी पर थी, क्योंकि यंग नहीं चाहता था कि किसी को भी वेयर हाउस की लोकेशन का पता चले। लेकिन डीन और उसका फ्रेंड मारियो, जो इस पूरे प्रोसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल था, जो चोरों की गैंग को मैनेज कर रहे थे, उनमें से डीन चोरों के द्वारा वेयर हाउस से कुछ दूरी पर छोड़ी गई कार को वेयर हाउस में लाने का काम करता है। लेकिन कार को वेयर हाउस के अंदर लाने से पहले यंग एक आखिरी टेस्ट और करवाता है कि कहीं पुलिस उसका पीछा तो नहीं कर रही है। तब यंग डीन से वेयर हाउस के चारों ओर एक सर्कल या एक खास पैटर्न में ड्राइव करने को कहता है, और अगर कोई दूसरी कार भी डीन की कार को इसी सर्कल के अनुसार फॉलो करती है। इससे वे 2 तरीके से चेक करते थे। जब डीन वेयर हाउस के चारों तरफ राउंड लगाता तो वेयर हाउस के चारों ओर लगे सर्विलांस कैमरों यानी सीसीटीवी कैमरों के द्वारा यह देखना कि कोई और गाड़ी डीन की गाड़ी का पीछा तो नहीं कर रही। और दूसरा तरीका था यंग के द्वारा एक और कार भेजी जाती जो वेयर हाउस के चारों ओर एक बड़े सर्कल में राउंड लगाती और चारों तरफ की स्थिति का जायजा लेकर यंग को अलर्ट मैसेज भेजती, और अगर सब सही और सेफ हो तो गाड़ी को वेयर हाउस में लाया जाता। यंग सभी प्रिकॉशंस और प्रोटेक्शंस मेजर लेकर ये मेक श्योर करता कि सब ठीक है। और जब एक बार कार वेयर हाउस के अंदर आ जाती तो वहां पर मौजूद चाइनीज टीम सारा चार्ज, पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लेती। चाइनीज टीम का सबसे पहला टास्क था कारों को शिपिंग के लिए तैयार करना। यंग चाहता था कि इन सभी कारों को इनकी बेस्ट कंडीशन में चाइना भेजी जाए, जैसे कि अभी ही शोरूम से निकल कर आई हो। और इसके लिए चाइनीज टीम पूरी गाड़ी का परीक्षण करती है और यह पता लगाती है कि इसमें क्या फिक्स्ड करने की आवश्यकता है, गाड़ी में क्या कमी है। टीम गाड़ी के लॉक्स को रिपेयर करके नई चाबियां बनाती, गाड़ी का कंप्यूटर सिस्टम रीप्रोग्राम करके नया बना देते और गाड़ी की पूरी सर्विसिंग की जाती तो गाड़ी एकदम ब्रांड न्यू हो जाती। जब टीम के द्वारा गाड़ी के पूरे काम को कंप्लीट कर लिया जाता, गाड़ी एकदम ब्रांड न्यू हो जाती, तो अब चाइना में शिपिंग के लिए तैयार है। तैयार होने के बाद इन कारों को एक कंटेनर में लोड किया जाता है और जिस कंटेनर में उन्होंने इस कार को लोड किया है उस कंटेनर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उसका वजन कार को लोड करने के बाद उनके द्वारा ले जाने वाले फूड के बॉक्स के बराबर लगे। यानी कंटेनर के वजन के साथ गोक करके नाप तोल में इस तरह से बदलाव करके एक नकली मैनिफेस्टो बनाया गया जो शिपिंग के समय यह बताएगा कि कंटेनर के अंदर फूड के पैकेट्स है और उनका वजन एक्चुअल में कंटेनर और उस व्हीकल का वजन होगा। नकली मैनिफेस्टो बताएगा कि उनका कंटेनर फूड का कंटेनर है। यंग और उसकी गैंग काम को इतने सुरक्षित ढंग से करती कि कंटेनर जब वेयर हाउस से शिपिंग के लिए ले जाया जाता तो बिल्कुल भी संदेहजनक नहीं लगता। कंटेनर को वेयर हाउस से ले जाने के बाद आप सोच रहे होंगे कि इसे सीधा किसी पोर्ट पर ले जाया जाता है और उस पोर्ट से चाइना एक्सपोर्ट किया जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा, क्योंकि यंग को यह पता था कि इतनी चोरी के केसेस बढ़ने के बाद पुलिस कभी भी पोर्ट्स पर सर्च ऑपरेशन कर सकती है। इसलिए यंग ने टीम को यह इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि वेयर हाउस से निकलने के तुरंत बाद कंटेनर को न्यूयॉर्क से सबसे दूर वाले पोर्ट पर ट्रांसपोर्ट किया जाए और वहां से कार के कंटेनर को ट्रेन पर लोड किया जाता
न्यू जर्सी न्यूयॉर्क के पास का स्टेट है। न्यू जर्सी स्टेट से ट्रेन लगभग पूरी कंट्री के चक्कर लगाकर अमेरिका के दूसरे साइड के स्टेट कैलिफोर्निया पहुंचती है और कैलिफोर्निया स्टेट पोर्ट न्यूयॉर्क से सबसे ज्यादा दूरी पर। यंग ने यह सारा काम पुलिस से बचने के लिए किया है और सबसे खास बात, कैलिफोर्निया स्टेट का पोर्ट अमेरिका के वेस्टर्न साइड में है, जो चाइना के सबसे नजदीक है। अगर यहाँ पर हम यंग की इस चाल को समझें तो उसने जैसे एक तीर से दो शिकार किए हैं, क्योंकि कैलिफोर्निया पोर्ट से जिस शिप पर यह कंटेनर लोड किया जाएगा वह एक नॉर्मल फूड कंटेनर की तरह लगेगा और यह शिप समंदर के रास्ते सीधा चाइना नहीं जाएगा, बल्कि एक ऐसी डायरेक्शन में इसको भेजा जाएगा जहां पर बीच समंदर में एक और शिप यानी दूसरा शिप मिलेगा और इस कंटेनर को उस दूसरे जहाज पर लोड किया जाएगा। एक बात और जान लेनी जरूरी है कि इस शिप का जो ओनर है वह यंग की टीम का ही एक मेंबर है और इस तरह से यंग और उसकी टीम लग्जरी कारों की चोरी करती है। यंग ने यह मिशन लगभग 5 सालों तक जारी रखा और न्यूयॉर्क से कई हजारों कारों की चोरियां की और चाइना पहुंचाई। यंग के चोरी करने का तरीका इतना यूनिक था कि दुनिया के सबसे एडवांस अमेरिका की न्यूयॉर्क पुलिस भी कंफ्यूज हो गई कि आखिर गाड़ियों की चोरियां कर कौन रहा है। एक एविडेंस भी पुलिस को नहीं मिल पाया अब तक जिससे यंग तक पहुंचा जा सके। पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। न्यूयॉर्क पुलिस के स्पेशल इन्वेस्टिगेटर्स ने माना कि उनका सामना किसी मास्टरमाइंड से हुआ है और अगर पुलिस यंग तक किसी तरह पहुंच भी जाती तो अब तक कितने सालों में यंग ने इस चोरी के ऑपरेशन के जरिए कई मिलियन डॉलर बना लिए थे। लगभग 5 सालों तक इस कार चोरी के ऑपरेशन को चलाने के बाद यंग ने एक बार सोचा कि अब इसे यहीं पर रोक देना चाहिए, लेकिन हम जैसा सोचें अगर वैसा हो तो कहना ही क्या। इतने सालों तक चाइना में लग्जरी गाड़ियां सप्लाई करने के बाद भी चाइना में ऐसी कारों की डिमांड कम नहीं हुई थी, बल्कि डिमांड और बढ़ गई। और इसी बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए यंग ने वापस से बल्कि और बड़े तरीके से इस चोरी के ऑपरेशन को शुरू करने की सोची। इस बड़ी डिमांड, कारों की इतनी मांग के कारण अब यंग की कारों को चुराने की एबिलिटी और ज्यादा उमड़ने लगती है, उसका लालच बढ़ने लगता है। यंग के लिए यह एक मोटिवेशन का डोज जैसा था। उसने तय किया कि इस बार और भी ज्यादा कारें चुरानी होगी। साथ ही कार एक्सपोर्ट रेट बढ़ने के कारण भी उन्होंने इस बार बड़े कार डीलरशिप को टारगेट करना शुरू कर दिया, जहां पर इनके पास एक साथ कई सारे कारें चुराने की अपॉर्चुनिटी थी। तो एक बार फिर से यंग ने डीन और उसके फ्रेंड मारियो को बड़े कार डीलर को टारगेट करने का ऑर्डर दिया। यंग के ऑर्डर के अनुसार मारियो वहां के बड़े बड़े कार डीलर्स के पास कस्टमर बनकर जाता और वहां के सेल्स पर्सन से बात करके गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव करता। लेकिन गाड़ी के टेस्ट ड्राइव तो एक बहाना था। यहाँ पर मारियो का मेन काम था सेल्समैन से बात करते समय उस जगह का पता लगाना जहां पर सभी गाड़ियों की चाबियां रखी जाती है। सेल्समैन से बात करते वक्त मारियो ने यह नोटिस किया कि सभी गाड़ियों की जो चाबियां हैं वो एक बॉक्स में रखी जाती है और यह बॉक्स मैनेजर की ऑफिस की दीवार पर लगा हुआ है। बस इतना पता लगाने के बाद मारियो वहां के सेल्स पर्सन को थैंक्स बोलकर आ जाता है। और फिर क्या होता है, फिर शुरू होता है मारियो का असली काम। लगभग 5 से 6 दिनों के बाद मारियो डीलरशिप के ऑफिस वापस जाता है, वो भी लेट नाइट में जब सब कुछ बंद हो जाता है। और फिर किसी तरह से वहां के लॉक को तोड़कर वह सीधा वहां जाता है जहां पर गाड़ियों की चाबियां रखी होती है, यानी मैनेजर के ऑफिस में, और वहां से सभी चाबियों को ले लेता है जो कि सभी लग्जरी कार्स की चाबियां थी। सभी चाबियों को अपने पास लेने के बाद मारियो वहां से बाहर छिपकर वेट कर रहे अपनी गैंग के मेंबर्स को सिग्नल देता है। मारियो के सिग्नल देने के बाद लगभग 7 से 8 लोग अंदर आ जाते हैं और मारियो सभी को एक एक गाड़ी की चाबियां दे देता है। इसके बाद टीम के सभी मेंबर एक एक गाड़ी लेकर अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं और इस पूरे काम को करने में वे 3 मिनट से भी कम का समय लगाते हैं। लेकिन इस बार की चोरी में टीम से गलती हो जाती है। वह सही से गाड़ी का अलार्म सिस्टम ऑफ नहीं कर पाती और गाड़ी का अलार्म सिस्टम ऑन रह जाता है, जिससे एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज गाड़ी के ओनर के पास चला जाता है और पुलिस को पता लग जाता है। तथा इसके अलावा जो 7 से 8 गाड़ियां मारियो के गैंग के लोग लेकर गए थे उनमें से एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है और ये एक्सीडेंट सबके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम की वजह बन जाता है। पुलिस जब उस जगह पर पहुंचती है जहां पर कार का एक्सीडेंट हुआ था तो पुलिस को पता लगता है कि ये चोरी की कार है। इसके बाद पुलिस तुरंत उस गाड़ी चलाने वाले चोर को पकड़ लेती है और यहाँ से पुलिस को एक सफलता हाथ लगती है। उस पूरी गैंग को पकड़ने की एक कड़ी मिल जाती है। पुलिस को थोड़ा यकीन हुआ कि जिस चोर गैंग को वह अब तक नहीं पकड़ सकी उसका लिंक जरूर इस चोर से जुड़ा है। पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। जब पुलिस ने उस चोर से पूछताछ की तो थोड़ी ही देर बाद वह सब कुछ बताने लगा। वह अपने साथी चोरों के बारे में बताने लगता है और पुलिस के साथ कोऑपरेट करने लगता है। उसने पुलिस को मारियो और डीन के बारे में भी बता दिया, लेकिन पुलिस जानती थी कि यह चोर डीन और मारियो के बारे में और भी बता सकता है, उनकी लोकेशन के बारे में भी बता देगा। इसलिए पुलिस ने उस अरेस्टेड ड्राइवर को छोड़ दिया। उसका पीछा करने के लिए इन्वेस्टिगेटर्स की एक ट्रैकिंग टीम बनाई और इस चोर को ट्रैक करते करते पुलिस को डीन की लोकेशन का भी पता चल जाता है। अब पुलिस और इन्वेस्टिगेटर की टीम डीन पर नजर रखनी शुरू कर देती है। हर जगह उसको फॉलो करने लग जाती है और इस बात का डीन को कोई पता ही नहीं था। और कुछ समय तक डीन का पीछा करते हुए पुलिस यंग के वेयर हाउस तक भी पहुंच जाती है और यह यंग और उसकी पूरी गैंग के लिए सबसे बड़ी हार थी। अब ऐसा लगता है कि जल्द ही पुलिस यंग को अरेस्ट कर लेगी। देखते हैं आगे क्या होता है। पुलिस वेयर हाउस तक पहुंचने के बाद वहां से कुछ दूरी पर चुपचाप अपनी गाड़ियों को खड़ी कर देती है और सारी गतिविधियों पर नजर रखने लगती है ताकि ये पता चल सके कि वेयर हाउस के अंदर एग्जैक्टली क्या चल रहा है।
पुलिस अब तक यंग और उसकी गैंग के काफी नजदीक पहुंच चुकी थी, लेकिन इन्वेस्टिगेटर को इस बात का पता नहीं था कि यंग का फ्रेंड चाउ, जो कि उसका राइट हैंड है, वो वेयर हाउस के चारों तरफ लगे सीसीटीवी कैमरा से वहां के आसपास के पूरे एरिया और हर स्ट्रीट का काउंटर सर्विलांस कर रहा है। और चाउ ने अपने सीसीटीवी कैमरों के जरिए तुरंत यह नोटिस कर लिया कि पुलिस के द्वारा उन पर नजर रखी जा रही है। और जब यह पूरा मैटर यंग को पता लगा तो यह जानकर वह घबराया नहीं, बल्कि शांत रहकर अपनी अगली प्लानिंग के साथ पुलिस का सामना करने के लिए तैयार था। यंग ने जैसे पहले से ही सारी तैयारी कर रखी थी, उसने वेयर हाउस के काम को इस तरह से डिजाइन कर रखा था कि किसी भी मुश्किल परिस्थिति में और खतरे की घड़ी में वह वेयर हाउस से कुछ ही मोमेंट में गायब हो सके। और इन्वेस्टिगेटर्स निश्चित रूप से अभी वेयर हाउस के अंदर नहीं जाएंगे, कोई अटैक नहीं करेंगे जब तक कि वे पूरी एक्टिविटी मॉनिटर नहीं कर लेते और अधिक से अधिक एविडेंस इकट्ठा नहीं कर लेते। और ये पूरा श्योर नहीं कर लेती कि वेयर हाउस में कुछ चोरी की गतिविधि चल रही है, ताकि सबको रंगे हाथों पकड़ा जा सके। तो अब पुलिस और ज्यादा एविडेंस इकट्ठा करने में लग गई और वेयर हाउस के बाहर नजर रखने लग गई। और इसी बीच यंग और उसकी गैंग के द्वारा वेयर हाउस में कोई नई कार नहीं लाई गई, लेकिन अभी वेयर हाउस के अंदर कई सारी कार और जरूरी टूल्स और इक्विपमेंट थे जिनसे इन सभी कारों को फिक्स किया करते थे। लेकिन यंग ने वेयर हाउस से गायब होने से ठीक पहले सभी कार्स और इक्विपमेंट को फूड ट्रक में लोड कराकर रवाना करा दिए। हर चीज को जो पुलिस का सबूत और एविडेंस के रूप में मिल सकते थे, यंग ने अपनी टीम के द्वारा हटा लिए गए। और अब आप सोच रहे होंगे कि वेयर हाउस के बाहर नजर रख रही पुलिस जो किसी एविडेंस का इंतजार कर रही थी, वो क्या करेगी। डोंट वरी, यंग के पास उससे बचने का भी प्लान था। यंग ने बहुत ही आसानी से इसका हल निकाल लिया, क्योंकि यंग जानता था कि पुलिस को अभी भी इतना पता था कि यह एक फूड वेयर हाउस है। जब तक कि उन्हें कोई ठोस सबूत ना मिल जाए या कोई लग्जरी गाड़ी का सबूत ना मिल जाए, तब तक पुलिस वेयर हाउस पर नहीं आएगी। तो यंग ने पुलिस के सामने से ही फूड ट्रांसपोर्ट ट्रकों में हमेशा की तरह सभी गाड़ियां और मशीनरी, सारे इक्विपमेंट को निकाल लिया। और पुलिस को पता तक नहीं चला कि उनका सबूत उनके सामने से निकला जा रहा है। इस तरह से यंग ने आखिरी बार अपनी सारी गाड़ियां, सारे इक्विपमेंट को फूड ट्रकों के जरिए वेयर हाउस से निकाल लिया, क्योंकि पुलिस को यह पता नहीं था कि उन पर भी काउंटर सर्विलांस यानी सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। उस दिन पुलिस को कोई सबूत ना दिखा और कोई संदिग्ध गतिविधि होती हुई नहीं दिखी, बस उन्हें नॉर्मल फूड ट्रक दिखे जो रोजाना की तरह अपना काम कर रहे थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और फिर अगले दिन जब पुलिस सर्विलांस का काम वापस शुरू करती है, तो वह देखती है कि आज के दिन वेयर हाउस में बिल्कुल शांति बनी हुई है। ना कोई अंदर जा रहा है, ना कोई बाहर आ रहा है, और किसी तरह का कोई फूड ट्रक भी दिखाई नहीं दे रहा, ना कोई काम करने वाला वर्कर वहां दिखाई पड़ रहा है। यह देखकर पुलिस थोड़ी सरप्राइज हो जाती है कि वेयर हाउस में क्या हो गया है, इतना सन्नाटा कैसा है। कल तक जिस वेयर हाउस में इतनी चहल पहल थी, वो आज बिल्कुल वीरान पड़ा है। इन्वेस्टिगेटर को यह थोड़ा अजीब लगा और उन्होंने उसी मोमेंट पर वेयर हाउस के अंदर जाने का फैसला लिया। और जैसे ही पुलिस अंदर पहुंचती है तो एकदम शॉक्ड हो जाता, क्योंकि पूरा का पूरा वेयर हाउस खाली पड़ा था। वहां पर एविडेंस के नाम पर एक कील भी नहीं मिली। यंग और उसके गैंग के इतने नजदीक पहुंचने के बाद ऐसा होना पुलिस के लिए बहुत बड़ी हार थी। यंग ने पुलिस को ना दिखते हुए खुद को और अपनी टीम को बचा लिया। पुलिस ने जब वेयर हाउस में अच्छे से छानबीन की तो उन्हें पता चला कि उन पर पहले से ही नजर रखी जा रही थी। तो उन्हें समझ में आया कि ये गैंग उनसे एक कदम आगे है, कोई तो है जो काफी होशियार है। अभी भी पुलिस के पास यंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि वह कौन है और कैसा दिखता है। तो अब पुलिस के पास सिर्फ एक ही कड़ी थी, एक ही रास्ता बचा था, वापस उस चोर ड्राइवर के पास जाना है जो कि डीन को जानता था। तब पुलिस ने फिर से उसको ट्रैक करना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि इसके जरिए यंग और उसकी गैंग तक पहुंचा जा सकता है। इसके जरिए गैंग के बाकी चोरों को पकड़ना और सबसे जरूरी पुलिस के लिए ये जानना कि चोरी की गई कार्स कहां पर है, क्योंकि पुलिस अभी भी कंफ्यूज्ड है, कारों के बारे में कुछ पता नहीं चला। लेकिन किसी तरह से पुलिस ने डीन पर नजर रखने के दौरान उसके मोबाइल फोन को हैक कर लिया था। पुलिस की टेक्निकल टीम ने उसके फोन को ट्रेस कर रखा था। पुलिस अब उसके फोन कॉल्स को सुन सकती थी और पूरा एक्सेस ले सकती है। तो जब डीन के मोबाइल फोन को अपने कंट्रोल में लेकर पुलिस ने उसकी बातचीत को सुना, तो केवल एक ही सवाल बार बार पूछा गया, जो कि डीन से पूछा जाता कि क्या पुलिस अब भी उन पर नजर रख रही है। तो डीन इस सवाल के जवाब में एक ही उत्तर देता कि वह नहीं जानता, उसे पता नहीं। हर बार डीन यही जवाब देता। डीन की यह बात सुनकर इन्वेस्टिगेटर ने यह माना कि जो लोग डीन से यह सवाल पूछ रहे हैं वे सभी डीन के पार्टनर और गैंग के मेंबर हैं जो वेयर हाउस में उसके साथ काम किया करते थे। पुलिस ट्रैक करती रही और लगभग 6 महीने बाद डीन के पास फाइनली एक इंपॉर्टेंट पर्सन का कॉल आता है, और यह पर्सन था केनी। और जैसा कि आपको पता है केनी कौन है। यंग ने अमेरिका में आने के लिए जो फेक आईडी बनाई थी, उसमें खुद का नाम केनी रखा था। केनी ने डीन को कॉल किया और उससे बोला कि डीन, आई एम बैक। और केनी ने डीन से कहा कि मेरे पास 260 के लिए ऑर्डर है। बस इतनी ही बात दोनों के बीच हुई और केनी कॉल रख देता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉल पर केनी ने 260 वर्ड्स ही बोले, इसके अलावा कुछ मेंशन नहीं किया, और ये नहीं बताया कि 260 वर्ड्स एग्जैक्टली है क्या। पुलिस ने अंदाजा लगाया कि यह शायद कोई क्रिप्टिक, कोई सीक्रेट वर्ड है जिससे वे आपस में कम्युनिकेट करते हैं, और अब इसका पता लगाना है। 260 वर्ड्स या क्रिप्टिक लैंग्वेज, इस तरह के शब्दों का यूज केनी के द्वारा इसलिए किया जा रहा हो, शायद उसको पता हो कि पुलिस के द्वारा उनके मोबाइल फोन को ट्रेस किया जा रहा है, उनकी सारी बातें सुनी जा रही हो।
दरअसल पुलिस को केनी की इस तरह की बात से डाउट हुआ कि यही गैंग का लीडर है और वापस अपने चोरी के ऑपरेशन को शुरू करना चाहता है। दूसरी तरफ यंग भी कुछ कम नहीं था, वह थोड़ा डरा हुआ भी था और ये जानता था कि पुलिस उसके फोन को ट्रैक कर रही है। इसलिए उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए ये प्लान बनाया और क्रिप्टिक लैंग्वेज का यूज किया। यंग ने गैंग के मेंबर्स को कांटेक्ट किया और सबको ये मैसेज दिया कि वे लगातार अपना फोन व नंबर चेंज करते रहें। वह खुद भी ऐसा ही कर रहा है ताकि पुलिस उनकी लोकेशन का पता ना लगा पाए और फोन को ट्रैक ना कर सके। और बार बार फोन और नंबर बदलने से पुलिस का फोन को ट्रैप करने और ट्रैक करने का जो प्रोसेस है और मुश्किल और थकाने वाला हो जाता है। क्योंकि जब भी पुलिस किसी नंबर का EIS करती, यानी जिस मोबाइल नंबर को ट्रेस करती, किसी व्यक्ति की प्राइवेसी से छेड़छाड़ करना हो तो पुलिस को भी उसके लिए कोर्ट से अप्रूवल लेना पड़ता है। ऐसे में जब भी गैंग के मेंबर अपना नंबर बदलते तो पुलिस को फिर से कोर्ट से नया अप्रूवल लेना पड़ता। लेकिन यंग कितना भी मास्टरमाइंड क्यों ना हो, पुलिस भी कुछ कम नहीं थी। जब भी गैंग के मेंबर नए नंबर लेते तो पुलिस को तुरंत पता चल जाता और इसका सीक्रेट था। पुलिस ने गैंग के सभी मेंबर्स के फैमिलीज के फोन को भी ट्रैक कर रखा था। जैसे कि जब भी डीन अपने नए नंबर से अपनी वाइफ को कॉल करता तो पुलिस को तुरंत पता लग जाता है और पुलिस उस नंबर पर भी कोर्ट अप्रूवल लेकर EIS ड्रॉप कर देती। पुलिस के इन्वेस्टिगेटर को इस प्रोसेस से बाकी गैंग के मेंबर का भी पता लग गया। यह पूरा प्रोसेस बहुत थका देने वाला था, लेकिन यह बहुत कारगर साबित हुआ। यह पुलिस के लिए बड़ा अचीवमेंट था। पुलिस को यंग के अलावा सभी चोर व डीन का भी पता चल चुका है और इस पूरी कहानी में अब पहली बार पुलिस यंग से एक कदम आगे है और अब यंग के लिए और बड़ी मुसीबत आने वाली थी। मुसीबत यह कि पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिल गई। एक ऐसी गलती हुई और सारा खेल खत्म हो गया। और यह गलती हुई है यंग के सबसे खास चाइनीज दोस्त चाउ से, जो कि डीन से कॉन्टेक्ट में था। यंग का ये फ्रेंड चाउ कभी कभी बिल्कुल भी सावधान नहीं रहता और चीजों को नॉर्मली समझने लगता। उसको इतनी भी फिक्र नहीं थी कि पुलिस उसके फोन को ट्रैक कर सकती है। और चाउ से सबसे बड़ी गलती तब हो जाती है जब वह यंग से कॉल पर किसी चाइनीज रेस्टोरेंट में डिनर के लिए मिलने का प्लान बनाता है और इतनी इन्फॉर्मेशन पुलिस के लिए काफी थी। पुलिस ने आसानी से चाउ को ट्रेस करना शुरू कर लिया तथा जिस रेस्टोरेंट में चाउ और यंग मिलने वाले थे वहां पर इन दोनों को पहचानने के लिए, असली मास्टरमाइंड का पता लगाने के लिए पुलिस ने एक चाइनीज अंडरकवर ऑफिसर को भेजा। चाइनीज ऑफिसर को इसलिए भेजा ताकि सब नॉर्मल लगे उस चाइनीज रेस्टोरेंट में जहां पर यंग और चाउ अक्सर डिनर के लिए जाया करते थे। और पुलिस की यह चाल कामयाब रही। पहली बार यंग और चाउ का असली चेहरा देखा गया। उस मास्टरमाइंड का असली चेहरा पहचाना जा सका जो इतने सालों से पुलिस को कंफ्यूज कर रहा था। पुलिस के उस चाइनीज अंडरकवर ऑफिसर ने यंग और चाउ की बातचीत को भी सुन लिया, जहां वे दोनों बात कर रहे थे एक नए वेयर हाउस की। एक ऐसा वेयर हाउस जिसको मैनेज करना आसान था और जो इस बार शहर के बीच में था। डीन और यंग की बातें सुनकर पुलिस तुरंत इस नए वेयर हाउस को मॉनिटर करने के लिए चली गई, पूरी सावधानी रखते हुए। इस बार पुलिस का सर्विलांस पहले से अलग था। इस बार पुलिस नहीं चाहती कि उनकी एक भी कार वेयर हाउस के आसपास के एरिया में आए, बल्कि कहीं दूर बैठकर इन सब पर नजर रखी जाए ताकि किसी को कोई शक ना हो और सबको रंगे हाथों पकड़ा जा सके। दूर बैठकर हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए पुलिस ने इस बार माउंट सर्विलांस का इस्तेमाल किया, यानी उस नए वेयर हाउस के आसपास की बड़ी बिल्डिंग्स पर हाई रेजोल्यूशन CCTV कैमरा लगाकर पूरे एरिया पर नजर रखना। और पुलिस को अब तक भी यह पता नहीं चला था कि चोरी की गई सारी कार्स कहां पर ले जाई जाती है। इसका पता लगाने के लिए पुलिस ने कार को ले जाने वाले कंटेनर पर GPS डिवाइस लगा दिया। और इस बार पुलिस ने जो तैयारी की, दूर बैठकर माउंट सर्विलांस से वेयर हाउस के चप्पे चप्पे पर नजर रखना और कंटेनर पर GPS डिवाइस लगा देना। इस तरह से पुलिस बहुत जल्द ये जान लेगी कि चोरी की सारी कारों को एग्जैक्टली कहां पर ले जाया जा रहा है। अब सिचुएशन पहली बार चेंज हुई है। पुलिस इस गेम में गैंग से आगे है। लगभग गैंग को जीत चुकी पुलिस को हर चीज का पता चल चुका है और यंग को इस बारे में कुछ पता ही नहीं। उसे कोई खबर नहीं कि पुलिस उसके कितने करीब आ चुकी है। वह तो पहले की तरह ही अपने यूजुअल काम करने में लगा हुआ था, जैसे नई नई कार चोरी करके वेयर हाउस में लाना। बल्कि यंग ने तो कार चुराने के लिए और भी नए तरीके और स्मार्ट आइडियाज खोज लिए थे, जिनमें से एक तरीका था गाड़ियों को पार्किंग गैराज से चुराना। जब कोई कार ओनर अपनी कार गैराज में सर्विस या रिपेयर के लिए छोड़कर जाता था तो अपनी कार की चाबियां वहां के गार्ड को देकर बदले में दूसरी कार को ले जाता जब तक कि उसकी कार सही नहीं हो जाती। और इसी मौके का फायदा उठाया डीन के फ्रेंड मारियो लोपेज ने। मारियो गैराज में जाता और वहां के गार्ड से एक डील कर लेता। मारियो गार्ड को $500 देता और बदले में एक कार की चाबी ले लेता और गार्ड उसे गाड़ी की चाबी दे देता। शुरू में गार्ड के साथ डील करने में थोड़ी झंझट जरूर हुई, लेकिन एक कम सैलरी वाले गार्ड के लिए $500 का ऑफर सिलेक्टिव अमाउंट था और आखिर गार्ड ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और बदले में प्रत्येक गाड़ी की चाबी के बदले $500 ले लेता। और ये आसान तरीका हो गया मारियो और गैंग के लिए गाड़ियां चोरी करने का। एक और बात, गार्ड से गाड़ियों की चाबी लेने के बाद तथा गैराज से गाड़ी लेकर निकलने से पहले यंग की गैंग वहां के गार्ड को टाइट बांध कर अंदर छोड़ जाते। एक्चुअल में ये एक फिल्मी स्टोरी की तरह का क्राइम सीन बनाया गया ताकि पुलिस को गार्ड पर कोई शक ना हो। इतना करने के बाद यंग की टीम सारी गाड़ियां लेकर गैराज से निकल जाती और इसके कुछ समय बाद जब कोई कार का ओनर या कोई भी व्यक्ति वहां गैराज आता तो वह क्या देखता? वह देखता कि गैराज का गार्ड रस्सी से टाइट बंधा है और जमीन पर पड़ा है और फिर वह पुलिस को कॉल करता। थोड़ी देर बाद पुलिस भी वहां गैराज पर पहुंच जाती, वहां की लोकल पुलिस। लेकिन अब तक गैराज से चुराई हुई सारी कारें यंग के नए वेयर हाउस तक पहुंच चुकी थी। लेकिन एक मिनट, यहाँ कुछ तो ऐसा हुआ है जो अनयूजुअल है। कार चुराने के लगभग 2 दिन बाद चोरों को कुछ समझ आया।
उनको ये अजीब लगा। उन्होंने ये मेक श्योर किया कि इस बार उनका कोई पीछा नहीं कर रहा। यंग और गैंग को ये बात अब समझ आई, क्योंकि शायद इस तरह के डेंजरस काम में कोई भी आदमी समय के साथ अपनी अवेयरनेस को खोने लगता है और असावधानी बरतने लगता है। यंग और उसकी गैंग के साथ भी यही हो रहा था, क्योंकि गैराज से कार को वेयरहाउस में लाने से पहले गैंग ने कोई सिक्योरिटी मेजर चेक नहीं किया। इस बार यह भी चेक नहीं किया कि किसी गाड़ी में जीपीएस डिवाइस लगा हो सकता है, और ऐसा ही हुआ। उनमें से एक कार में जीपीएस डिवाइस लगा था। जैसे ही कार को ऑन किया, ओनर के पास मैसेज चला गया और ओनर ने वहां की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, और तभी से पुलिस ने गाड़ी को ट्रैक करना शुरू कर दी। और अब पुलिस का एक ऑफिसर कार को ट्रैक करते करते वेयरहाउस तक पहुंच गया। लेकिन जैसे आपको बताया था, ये वहां के एरिया का लोकल पुलिस ऑफिसर था। जैसे यंग के गैंग और बड़ी लग्जरी कारों की चोरियों की कोई खबर नहीं थी, और इन चोरियों के पीछे न्यूयॉर्क पुलिस और उसका बड़ा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और पुलिस इन चोरों और वेयरहाउस पर नजर रखे हुए है, ये भी इस पुलिस ऑफिसर को पता नहीं था। कार को ट्रैक करते हुए वह लोकल पुलिस ऑफिसर नए वेयरहाउस तक पहुंच जाने के बाद अब वह वेयरहाउस के अंदर जाना चाहता है और देखना चाहता है कि अंदर चल क्या रहा है, जहां से गाड़ी का सिग्नल आ रहा है। और जैसे ही वह अंदर जाता है तो क्या देखता है, उसने जो कभी सोचा भी नहीं होगा। वह देखता है इस जगह पर अमेरिका की सबसे बड़ी कार थेफ्ट गैंग अपना चोरी का ऑपरेशन चला रही है, यहाँ से मैनेज कर रही है। क्योंकि जैसे ही वह पुलिस ऑफिसर वेयरहाउस के अंदर गया, तब वहां पर काम कर रहे वर्कर और गैंग के मेंबर बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। उन्होंने इस पुलिस ऑफिसर को कैमरे में देख लिया था। और दूसरी तरफ न्यूयॉर्क पुलिस के इन्वेस्टिगेटर्स, जो पहले से ही इस पूरे एरिया को मॉनिटर कर रहे थे, अपने सर्विलांस कैमरे से इस पूरी हरकत को देख रहे होते हैं। और जब उन्होंने देखा कि यह पुलिस ऑफिसर अगर वेयरहाउस के अंदर गया तो उनका पूरा मिशन बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि पुलिस को अभी तक पता नहीं चला कि गाड़ी की चोरियां कहां पर जाती है। उन्होंने केवल यंग को पहचाना है। अभी तक कोई प्रूफ नहीं है उनके पास कि यंग ही ये चोरियां करवा रहा है। बस पुलिस सबको रंगे हाथों पकड़ना चाहती है। लेकिन इन्वेस्टिगेटर की टीम तब टेंशन में आ गई जब वह लोकल पुलिस ऑफिसर वेयरहाउस के अंदर चला गया, और फिर वहां पर काम कर रहे सभी लोग बचने के लिए वेयरहाउस से भागने लगे। और इस मोमेंट पर पुलिस को ये रियलाइज्ड हुआ कि उनका मिशन फेल होने वाला है, क्योंकि चोर वेयरहाउस से भाग रहे हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब उनका एक्शन लेने का सही समय है। उन्हें बेहद तेजी से एक्शन लेना होगा। गैंग को अरेस्ट करने का यही एक मौका है। अगर इससे चूके तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। पुलिस ने यह मौका न गवाते हुए इमीडिएटली एक्शन लिया और वेयरहाउस से भाग रहे चोरों को और वर्कर्स को अरेस्ट कर लिया। लेकिन यंग, जिसको ये इन्वेस्टिगेटर केनी के नाम से जानती थी, वह वहां पर था ही नहीं, बल्कि कहीं और ही था। अब पुलिस को यह डर था कि अगर ये न्यूज यंग को यानी केनी को पता लगी तो वह दोबारा हमेशा के लिए भाग जाएगा। लेकिन फॉर्चुनेटली पुलिस ने सर्विलांस टीम को केनी के घर के चारों ओर मोबिलाइजिंग कर दिया था। पुलिस केनी को फॉलो करते हुए लास्ट पीरियड ऑफ टाइम में उसके घर की लोकेशन को ढूंढने में कामयाब रही। अब पुलिस हर समय केनी को यानी यंग को कुछ ही डिस्टेंस से मॉनिटर कर रही थी, और जिस समय वेयरहाउस से भागते वर्कर्स और चोरों को पुलिस ने अरेस्ट किया, उसी समय केनी पर भी नजर रख रही अलग पुलिस टीम को भी ऑर्डर मिला कि इमीडिएटली एक्शन ले और केनी को भी अरेस्ट करें, क्योंकि आज रात केनी भी अपने घर से भागने वाला था। और उसी समय केनी को भी अरेस्ट कर लिया गया, यानी यंग को पुलिस ने पकड़ लिया। असली मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद पुलिस केनी को लेकर आती है, और फिर जब पूछताछ करती है, उससे सवाल जवाब करती है, तो पुलिस को पता चला कि इसका रियल नेम, रियल आइडेंटिटी केनी नहीं बल्कि मिन जिंग यंग है, और ये अपने पास्ट में चाइनीज आर्मी में एक इंटेलिजेंस ऑफिसर रह चुका है। ये जानकर पुलिस को समझ आया कि क्यों यह आदमी इतने सालों से इनको कंफ्यूज करता रहा। लेकिन दोस्तों, पुलिस अभी तक यह पता नहीं लगा पाई कि चोरी की सारी कारें कहां पर ले जाई गई है। पुलिस को इसका कोई सबूत नहीं मिला, क्योंकि पुलिस को अपनी प्लानिंग से पहले ही एक्शन लेना पड़ा और सबको गिरफ्तार करना पड़ा। और पुलिस के पास यह भी सबूत नहीं था कि ये चोरियां यंग ने की है, जबकि पुलिस का तो प्लान था उन्हें रंगे हाथों पकड़ना और यह पता लगाने का कि सभी कारें कहां पर ट्रांसपोर्ट की जा रही है और कहां पर उन्हें बेचा जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब पुलिस के पास कोई चांस नहीं है यह पता लगाने का कि सभी गाड़ियां कहां पर है। यंग पर एंटरप्राइज करप्शन का चार्ज लगाया गया, लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था जो ये बता सके कि चोरियां यंग ने ही की है, और उसने खुद ये चोरियां नहीं की थी। वह स्वयं इस काम में शामिल नहीं था, और आखिर में पुलिस यंग को गिरफ्तार ना कर सके, ना कोर्ट में कुछ उसके खिलाफ दिखा पाई। यंग ने तकरीबन 10 सालों तक ये काम किया, और इन 10 सालों के समय में उसने हजारों अल्ट्रा लग्जरी कारों को चुराया, और इतनी कारों को बेचकर जो प्रॉफिट कमाया वह $40 मिलियन से भी ज्यादा है, और आज के समय में लगभग $75 मिलियन है। और इमेजिन करिए कि कितना स्मार्ट रहा होगा ये बंदा। इन $75 मिलियन में से यंग ने $1 भी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उसने ये सारा पैसा अमेरिका में नहीं बल्कि चाइना में रखा है। तो इस तरह से वह दुनिया की मोस्ट एडवांस्ड पुलिस से हर बार आगे रहा, और अंत में यह लड़ाई जीत ली। भले ही अंत में उससे गलती हुई और पुलिस उसके पास पहुंच गई और उसे पकड़ सकी, लेकिन फिर भी उसे अरेस्ट नहीं कर सकी। वह कुछ ही समय में आजाद हो